तो दोस्तों बिना देरी के आपको सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहां G7 बैठक में शामिल होने के लिए इटली रवाना तो हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब आपको देंगे दोस्तों। आखिर क्यों जॉर्जिया मेलोनी ने इतनी पावरफुल कंट्रीज के बड़े बड़े नेताओं के प्रेजेंट होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खास तरीके से क्यों बुलाया है, क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, तो वहीं बताएंगे। अजीत डोभाल को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ कुवैती अमीर ने दिखाया अपना बड़ा दिल, 45 भारतीयों के शव को भारत भेजने के लिए कर दिया ये सबसे बड़े हेल्प का ऐलान। दोस्तों बताएंगे वो क्या है, उनकी तरफ से मदद। साथ ही साथ बताएंगे अगर आप भी एक फोन में 2 सिम चलाते हैं तो देना पड़ेगा आपको चार्ज। बताएंगे क्या है ट्राई का नया फैसला, दोस्तों लग सकता है जुर्माना। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर सोने और चांदी के भाव एकदम से औंधे मुंह गिरे हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, भारत की प्रगति होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां G7 बैठक में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली रवाना हो गए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है, जो आप देख पा रहे हैं। उन्होंने उसमें लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी इटली की अध्यक्षता में होने वाले 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। यहाँ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय प्रारूप में G7 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत में चुनाव नतीजे आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। तो वहीं G7 से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, उन पर तंज कसा है। क्या तंज कसा है वो भी आपको बता दें। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनके तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा को लेकर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने कहा कि वो इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में अपनी कमजोर हुई अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए इटली जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जापान के राष्ट्रीय अध्यक्षों का G7 शिखर सम्मेलन 1970 के दशक के उत्तरार्ध से हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1997 से 2014 के बीच रूस भी इसका सदस्य था। रमेश ने कहा कि 2003 से भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका को भी G7 शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश यात्रा को पचा नहीं पाई कांग्रेस दोस्तों, और कहने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख को खोता देख अपने इमेज को बचाने के लिए G7 देशों की बैठक में गए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्ष के इस कांग्रेसी नेताओं को जो पीएम नरेंद्र मोदी जी पर उनके विदेशी दौरे पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दे जो असली वजह है इस खबर को बताने की, वो ये है कि 2 युद्धों के बीच इटली में G7 समिट हो रहा है। तो वहीं भारत को विशेष न्योता क्यों दिया गया है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल G7 देशों की मीटिंग में बुलाया गया है, आपको बता दे दोस्तों। यूक्रेन में युद्ध अपने तीसरे साल में पहुंच गया है। कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां यूरोप और मिडिल ईस्ट के सत्ता केंद्रों में आग लगा रही हैं। लोकतांत्रिक दुनिया को इस हफ्ते G7 से तत्काल मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। दक्षिणी इटली के तटीय रिजॉर्ट बोर्गो एग्नाजिया में G7 शिखर सम्मेलन में यकीनन इस समूह में वर्षों से जुटाए गए नेताओं का सबसे कमजोर जमावड़ा है। अधिकांश उपस्थित लोग चुनावों या घरेलू संकटों से विचलित हैं, कार्यालय में वर्षों से निराश हैं या सत्ता से बुरी तरह चिपके हुए हैं। मेलोनी को छोड़कर G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता कमजोर हैं, काफी ज्यादा कमजोर हैं। और ये सबसे बड़ी और सबसे असली वजह है कि इन कमजोर नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार भारत को विकसित बनने की ओर अग्रसर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे स्ट्रॉन्ग नेता देख जॉर्जिया मेलोनी ने G7 के इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है, स्पेशल आमंत्रण भेजा है। आपको बता दें अगर बात 81 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जाए तो उनके नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी को हार दिखाई दे रही है। मंगलवार को ही बाइडेन का बेटा हंटर एक केस में दोषी पाया गया है। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बैठक से एन पहले उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनाव में बम्पर जीत मिली है। इस तरह मुश्किल में फंसी दुनिया के इस अहम संगठन के सदस्य देशों के प्रमुख सबसे कमजोर हालत में। ऐसे में क्या वो बड़े फैसले ले पाएंगे या बड़ा सवाल है, इसलिए भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। तो वहीं भारत और इटली के संबंध भी मजबूत हुए हैं। समिट में भारत को बुलाकर अपने पाले में रखना चाहता है अमेरिका और
रशिया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत एक ऐसी कंट्री है, भारत एक ऐसा देश है जिससे अगर दुश्मनी मोल लिया तो उसको हर तरीके से खतरा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने ही अमेरिका को बैलेंस करके रखा हुआ है। मानते कि नहीं दोस्तों आप लोग इस बात को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और लगातार निरंतर अपने देश भारत का विकास और विकसित होते हुए देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, G7 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुणों का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दिया। जी हां, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर दिखी भारत की छाप। G7 में आए विदेशी मेहमानों को हाथ मिलाने के बजाय उन्होंने नमस्ते किया। जी हां दोस्तों, बता दें इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शामिल होने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। इस दौरान इटालियन पीएम मेलोनी पर भारत की छाप देखने को मिली। कारण यह है कि उन्होंने सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विदेशी मेहमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह, भारत के लोगों की तरह नमस्ते करके स्वागत किया। ऐसे में नमस्ते मेलोनी कहना मत भूलिएगा कमेंट में। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोभाल पर फिर जताया भरोसा, तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कर दिया उनको नियुक्त। बड़ी अच्छी खबर, अजीत डोभाल पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो वहीं डॉक्टर PK मिश्रा को भी दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की आंख और कान कहे जाने वाले अजीत डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। IB प्रमुख रहे डोभाल 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं, जिनका मुख्य काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना होता है। NSA का ये पद पहली बार 1998 में तब बनाया गया था जब देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए गए थे। सरकार में ये काफी अहम पद होता है, चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, डोकलाम हो या कूटनीतिक फैसले, डोभाल देश के उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने से पहले हमने आप लोगों से पूछा था कि क्या जयशंकर जी को दोबारा से विदेश मंत्री बनाना चाहिए, क्या अजीत डोभाल जी को दोबारा से NSA बनाया जाना चाहिए। आप लोगों ने कहा था उनके अलावा इन पदों पर दूसरा कोई फिट बैठ ही नहीं सकता, ऐसे में उन्हीं को ये पद मिलना चाहिए। वाकई में दोस्तों आपकी कही हुई बात सच होती साबित हुई है और वही लोग इस पद पर फिर से काबिज हुए हैं। ऐसे में अजीत डोभाल जी को भी कांग्रेचुलेशन कहना आप लोग मत भूलिएगा, भारी मात्रा में उनको बधाई दीजिएगा ताकि उनका मनोबल और हाई हो जाए। तो वहीं आपको बता दें, कुवैती अमीर ने दिखाया बड़ा दिल, 45 भारतीयों के शव को अपने प्लेन से भेजेंगे भारत, मुआवजे का किया ऐलान। जी हां, कुवैत के एक इमारत में आग लगने से 45 भारतीयों की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस इमारत में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते थे। कई शव इतने खराब हालत में है कि उनके शिनाख्त में भी परेशानी आ रही है। इस बीच कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने बड़ा दिल दिखाते हुए मृत भारतीय नागरिकों के शवों को उनके वतन वापस भेजने के लिए विमान तैयार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी सहानुभूति और समर्थन के संकेत के रूप में उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने का भी ऐलान किया है। कुवैत के आंतरिक मंत्री शेख फहद अल यूसुफ ने इस निर्देश की पुष्टि की है। जी हां, तो वहीं अग्निकांड पीड़ितों की सहायता के लिए MOS कीर्तिवर्धन पहुंचे कुवैत। मृतक भारतीयों के पार्थिव शरीर वापस लाने का प्रयास हो चुका है शुरू। जी हां, इन भारतीयों के शवों को शीघ्र भारत भेजने के लिए विदेश राज्य मंत्री MOS कीर्तिवर्धन सिंह बृहस्पतिवार को कुवैत पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बता दें, कुवैत इस अग्निकांड में मरने वालों में 3 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने दूतावास से साधा संपर्क। जी हां, मृत 45 भारतीयों में से 3 उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। इस जानकारी के सामने आने के बाद ही योगी सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के आलाधिकारी विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। तो वहीं आपको बता दें, लौट आएगा 90 का दशक, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? कश्मीर की जगह अब जम्मू कश्मीर को दहलाने की है साजिश, पॉलिसी शिफ्ट की रणनीति पर काम कर रहे हैं आतंकवादी। जी हां, कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों के कड़े प्रहार के बाद आतंकी संगठनों ने अपना फोकस अब जम्मू संभाग पर कर दिया है। इसे पॉलिसी शिफ्ट का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने और लोगों में दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है। आतंकवाद से 90 के दशक में प्रभावित रहे इलाकों में दोबारा इसे जिंदा करने के लिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में राजौरी, पुंछ के बाद हालिया घुसपैठ से अब जम्मू संभाग के कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा जिलों में भी आतंकवादियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए ये हमले हाल फिलहाल में किए हैं। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार आतंकी ये बताना चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी हर जिले में है। हालांकि इनको अब स्थानीय स्तर पर मदद नहीं मिल रहा है और जंगलों में
छिपकर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान से इनको हथियार जो मिल रही है वो तो खैर आपको पता ही होगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद पंजाब में भी सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े सुरक्षा प्रबंध, जी हाँ, पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद जहां जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो वहीं पंजाब में भी सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए हैं। बता दें कि एसएसपी पठानकोट सुहेल मीर मुख्य रूप से बमियाल पहुंचे और उन्होंने बमियाल के लोगों और पंजाब पुलिस द्वारा गठित ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक विशेष बैठक की और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के बारे में विशेष जानकारी दी। तो वहीं बता दें, चाइना ने JF-17 के नाम पर पाकिस्तान को थमाया कबाड़। खुद नहीं करता है इसका इस्तेमाल, लेकिन पाकिस्तान को दे रहा है बड़े बड़े लॉलीपॉप। बता दे, JF-17 थंडर या फिर बोले तो FC-1 शिया ओ लोंग को सोवियत MiG-21 और अमेरिकी F-16 का मिश्रण कहा जाता है। इसका विकास पाकिस्तान के अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को आधुनिक बनाने और पश्चिम पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता के कारण किया गया। जब पाकिस्तान और चीन पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे थे, तब दोनों देशों ने JF-17 के लिए हाथ मिलाया। इस विमान ने 2003 में अपनी पहली उड़ान भरी और अब ये पाकिस्तान वायुसेना PAF की रीढ़ की हड्डी बन गया है। ये जेट पाकिस्तान के पुराने बेड़े नानचांग A5 चेंगदू F7 और मिराज 3rd और 5th अटैक और फाइटर जेट्स की जगह ले रहा है। और अब ऐसे में इसने पाकिस्तान को बड़ा धोखा दे दिया है। दोस्तों, चीन ने JF-17 के नाम पर वाकई में पाकिस्तान को कबाड़ बेच दिया। अब पाकिस्तान की आंखें खुल भी गई हैं, लेकिन वो करे भी तो करे क्या, चीन के सामने मजबूर हैं। दोस्ती तो खत्म नहीं कर सकता, वरना चाइना इसकी हालत खराब कर देगा। तो वहीं आपको बता दें, क्वाड के भविष्य पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। सीटों से हो रही है तुलना, क्या बाइडेन की हट धर्मिता सब कुछ बिगाड़ देगी। क्या बता दें, इंडो पैसिफिक में क्वाड की निष्क्रियता यानी इनएक्टिविटी ने इसके भविष्य को लेकर गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। क्वाड के 4 सदस्य ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका इस समूह से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में भविष्यवाणी ये की जा रही है कि क्वाड भी सीटों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, यानी कि SEATO सेटो के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। सेटो को एक कागजी शेर माना जाता है जिसे अमेरिका ने ही शुरू किया था। ये 1954 से 1977 तक चला और एक अपमानजनक अंत के साथ समाप्त हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि क्वाड में बहुत कुछ न होने के कारणों में से एक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर बढ़ते मतभेद हैं। ये मतभेद चुनावी वर्ष में दोनों देशों के घरेलू मुद्दों से अधिक जुड़े हैं। तो वहीं बता दें, भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE को भेजा 8 टन अनानास। संयुक्त अरब के साथ रिश्तों में घुलेगी मिठास। जी हाँ, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ अपने व्यापार का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब भारत ने फल निर्यात को बढ़ावा देने के लिहाज से यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ नए तरीके से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। भारत ने फल निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से संयुक्त अरब अमीरात को उच्च गुणवत्ता वाले 8.7 टन अनानास की पहली खेप निर्यात की है। वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। माना यह जा रहा है कि इससे भारत और UAE के रिश्तों में काफी मिठास आएगी। ये अनानास उच्च गुणवत्ता वाले और काफी मीठे हैं। UAE भेजे गए अनानास की इस खेप को MD2 किस्म का अनानास कहा जाता है। इसको गोल्डन रिप या सुपर स्वीट के नाम से भी पहचाना जाता है। तो वहीं बता दें, बुरी तरह फंसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। G7 देशों में अमेरिका और यूरोप ने किया रूस की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला। जी हाँ, इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और यूरोपीय के एक फैसले ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चिंता में डाल दिया है। यूक्रेन पर लगातार 2 वर्षों से अधिक समय से हमले कर रहे रशिया के खिलाफ इस बार G7 देशों ने एक बेहद कड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की प्रतिबंधित संपत्तियों को उस समय तक जब्त रखे जाने पर सहमति जताई है जब तक कि मॉस्को यूक्रेन पर हमले के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर देता। जी हाँ, ये फैसला रशिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी एक दिन पहले ही अमेरिका ने रशिया पर 300 से अधिक नए प्रतिबंधों की घोषणा भी की थी। इससे रशिया की आर्थिक स्थिति पर सीधे चोट लगी। जी हाँ, अब G7 में ये फैसला वाकई में रशिया की कमर की हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकने में कामयाब हो सकता है। साथ ही साथ बताते, यूक्रेन में S-400 हुआ फेल तो रशिया ने तैनात कर दिया महाशक्तिशाली S-500 मिसाइल। अंतरिक्ष तक कर सकता है ये हमला, बनेगा गेम चेंजर। बताते, यूक्रेन के साथ 2 साल से ज्यादा समय से रशिया युद्ध में उलझा हुआ है। इस दौरान रशिया ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर ही ज्यादातर समय भरोसा जताया था, लेकिन हाल के समय में यूक्रेनी मिसाइलों के खिलाफ S-400 के फेल होने की रिपोर्टें सामने आई हैं। ऐसे में रशिया ने रणनीतिक तौर पर बेहद अहम केर्च ब्रिज को यूक्रेनी हमलों से बचाने के लिए रणनीति बदली है। ये पुल रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है। रशिया इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल क्रीमिया में सैनिकों और हथियारों के परिवहन के लिए उपयोग करता है। इस पुल को बचाने के लिए रशिया ने अपनी सबसे नई और सक्षम S-500 वायु रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। साथ ही बता दें, पाकिस्तान की संसद में भारत के चुनाव पर क्यों छिड़ गई बहस। क्यों पाकिस्तानी कहने लगे कि भारत में लाखों पोलिंग स्टेशन है, एक लोग तक के लिए ईवीएम मशीन रखा गया, 1 महीने का हुआ चुनाव, आखिर कोई धांधली नहीं हुई, क्या हम भारत की तरह नहीं बन सकते। पाकिस्तानी संसद में भारतीय चुनाव की जमकर तारीफ की गई। बता दें, भारत के विपक्षी नेता चुनाव आयोग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी संसद में एक विपक्षी नेता ने ईवीएम और भारतीय चुनावी प्रणाली की सराहना की है। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत ने इतना बड़ा चुनाव बिना किसी धांधली के करा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनेटर फराज ने पाकिस्तानी चुनावी प्रक्रिया और धांधली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं अपने दुश्मन देश का उदाहरण नहीं देना चाहता। अभी चुनाव हुए हैं, वहाँ 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, कितने हजारों मतदान केंद्र बनाए गए हैं, एक जगह एक आदमी तक के लिए मतदान केंद्र बना दिए गए उन लोगों ने। तो वहीं 1 महीने से ज्यादा समय तक चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव कराए गए। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान क्या एक भी आवाज उठी कि चुनाव में धांधली हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये देश इसी बात में फंस कर रह जाए कि ये चुनाव जीता, वो चुनाव जीता है, ना जीतने वाला मानता है ना हारने वाला मानता है। इसने हमारे राजनीतिक सिस्टम को बिल्कुल खोखला कर दिया। हम अभी अपने चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं करा सकते, यानी कि वाकई में पते की बात कही है दोस्तों। इस पाकिस्तानी ने और भारत का जो मिसाल दिया है, वाकई में आपकी अब राय क्या होने वाली है बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, मतभेद खाई बनने से रोकने होंगे। जी हाँ, न्यूजीलैंड के ऑकस में शामिल होने की योजना से तिलतिलाए चीनी प्रधानमंत्री का आया बयान। बता दें, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग न्यूजीलैंड के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को उनके बीच खाई बनने से रोकना होगा। ली का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब न्यूजीलैंड ऑकस गठबंधन में शामिल होने की योजना बना रहा था। तो वहीं बता दें, भारत टेस्ट करने जा रहा सबसे खतरनाक मिसाइल। चीन पाकिस्तान की हालत होगी खराब। वो कौन सी मिसाइल है आपको बता दें, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने देश के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल बना लिया। ये मिसाइल ऐसी है जिसकी जैसी अमेरिका, रशिया, चीन के पास है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसे रोक पाना मुश्किल होता है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोले तो HCM है, जिसकी गति 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इससे पहले DRDO ने साल 2020 और 2023 में इसका परीक्षण कर चुका है, दोनों ही सफल रहे थे। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि भारत के इस हथियार से सेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। दरअसल पहले जो परीक्षण हुए थे उनका नाम था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है। पहली बार जो है ये पिछली बार HSTDB का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान और चाइना की तो अब खैर नहीं। तो वहीं बता दें, कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ लगाए आरोपों पर संयुक्त राष्ट्र ने नहीं दिया भाव तो बौखलाया पाकिस्तानी, निकाल दी भड़ास। जी हाँ, पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में उठाया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में से नाराजगी भी जताई है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि UN ने उसकी ओर से उठाए गए मसलों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। युद्ध प्रभावित इलाकों से नागरिकों के गायब होने के मुद्दे पर बहस के दौरान पाकिस्तान की ओर से ये क्या हो गया है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि कश्मीर में भारत की पुलिस और सुरक्षा बल जो कर रहे हैं उसे भयावहता श्रेणी में रखा जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें, आखिर चाहते क्या है हुती विद्रोही। लाल सागर में भारत आ रहे एक मर्चेंट शिप को बनाया निशाना। जी हाँ, ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने बुधवार को यमन के लाल सागर बंदरगाह होदे दाह के पास एक यूनानी स्वामित्व वाला मालवाहक जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली, जिसके पानी में डूबने की आशंका है। राइटर्स के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने कहा है कि कोयला वाहक जहाज को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उसके डूबने की आशंका है। उन्होंने कहा कि जहाज को मानव रहित नाव, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। तो वहीं आपको बता दें, आखिर RSS की तारीफ क्यों कर रही है शिवसेना। सियासी चिढ़ है या फिर उसकी चाहत है। मोदी शाह की जोड़ी और संघ के रिश्तों की खोल डाली पोल। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और उसके सरकार्यवाह मोहन भागवत की तारीफ की है और उनके बयानों के बहाने भाजपा पर तीखा तंज कसा है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि क्या मोहन भागवत के क्लास लगाने से भाजपा का मौजूदा चरित्र बदलने वाला है। पार्टी ने आगे लिखा कि जब तक भाजपा के सूत्र मोदी शाह के हाथ में है तब तक संघ नेताओं की फटकार चिकने घड़े पर पानी डालने के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, मोहन भागवत के बयान का उल्लेख करते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि जन सेवा कौन है और जन सेवा के नाम पर अहंकार कौन पाल रहा
रहा है। आलेख में सेना ने लिखा है कि संघ भाजपा का मात्र संगठन है। भाजपा को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए संघ के स्वयं सेवकों ने कड़ी मेहनत की है। संघ वहां पहुंच गया है जहां भाजपा नहीं पहुंची। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व के सुदूर राज्य, इन सुदूर इलाकों में संघ के स्वयं सेवकों के अपार प्रयासों के कारण ही भाजपा ने जड़ें जमाई और सफलता पाई है। यानी दोस्तों एक तरीके से मोदी शाह की जोड़ी और संघ के रिश्तों के बीच उतार चढ़ाव की बात कही गई है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बड़े खेल की तैयारी में कांग्रेस बीएसपी के साथ समीकरण बैठाने में जुटी पार्टी प्रमोद तिवारी ने दिया न्योता। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद है। पार्टी प्रदेश में अपनी संभावनाओं को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में पार्टी सिर्फ 33 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं एनडीए के खाते में सिर्फ 36 सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिली सफलता के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बसपा को भी अपने साथ लाना चाहती है और उसे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने में जुट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मायावती को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बीएसपी कांग्रेस के इस इंडी गठबंधन में शामिल होगी या नहीं? तो वहीं आपको बता दें, अग्निवीर योजना की किन बातों पर मचा है बवाल, सरकार क्यों लाई थी ये स्कीम, और क्या अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का इंटरनल सर्वे क्या होंगे, इसमें 5 बड़े बदलाव आपको बता दें। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। योजना में संभावित बदलावों की सिफारिशों के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ समीक्षा और सर्वेक्षण भी किया गया है। इसमें 5 बदलाव की बातें सामने आई हैं। आर्मी ने अपने इंटरनल सर्वे पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। पूरी जानकारी सैन्य सूत्रों से मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आर्मी के इंटरनल सर्वे में जो पहला पॉइंट है वो है अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना, दूसरा पॉइंट है सेवा अवधि को बढ़ाना है, तो वहीं तीसरा पॉइंट है तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती का आयु बढ़ाना, साथ ही साथ चौथा पॉइंट है विकलांगता भुगतान और सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरी खोजने में सहायता। तो वहीं आपको बता दें 22 जून को जीएसटी काउंसिल की होगी बड़ी बैठक। क्या पेट्रोल डीजल को लेकर होगा बड़ा फैसला? दरअसल पिछले साल जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इस साल मार्च में खबर आई थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक अब नहीं होगी, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जीएसटी काउंसिल के सचिवालय ने बताया है कि अगली यानी जीएसटी की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को होगी। जी हाँ, और इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर हो सकता है बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ, उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ऐसी खबरें आई थी कि मोदी सरकार बनती है तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल किए जाने का काम नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे के तहत आ सकता है। लेकिन क्या इससे देश को फायदा होगा दोस्तों? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आज औंधे मुंह गिरे सोने चांदी के भाव। 1600 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई चांदी, दाम देखकर हो जाएंगे हैरान। बता दें हैरान यानी कि आप खुश हो जाएंगे। दरअसल परसों सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। चांदी के भी भाव बढ़ गए थे। सोने की कीमतें एक समय पर बढ़कर 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम करीब पहुंच गई थी। इसके बाद गोल्ड में गिरावट आई है, लेकिन कल दोबारा सोने के दाम बढ़े थे। अब आपको बता दें एमसीएक्स एक्सचेंज पर डिलीवरी वाला सोना करीब 500 रुपए की गिरावट के साथ 71,524 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है। तो वहीं सोने में सुबह सही गिरावट देखी जा रही है। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी बताइएगा जरूर और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।